हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है 10th क्लास का साइंस का चैप्टर नंबर 1। केमिस्ट्री का चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो जो एनसीईआरटी की बुक है उसी के अकॉर्डिंग हम ये सारा चैप्टर करेंगे। एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर एज इट इज जो कुछ भी इसमें लिखा गया है वो सारा आज के इस वीडियो में आपको समझाया जाएगा। केमिकल रिएक्शंस क्या है, कितने टाइप्स की रिएक्शंस हैं, फिर केमिकल इक्वेशंस क्या है, फिर जो केमिकल इक्वेशन हम लिखते हैं उसमें रिएक्टेंट्स क्या है, प्रोडक्ट्स क्या है, केमिकल इक्वेशन को लिखते कैसे हैं, ये सारा आज के इस वीडियो में है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है 10th क्लास के लिए। इस चैप्टर को समझने से पहले आपको केमिकल फॉर्मूला बनाना आना चाहिए कंपाउंड्स का। उसके लिए इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अलग से लिंक मिल जाएगा। अलग वीडियो बनाया गया है हाउ टू मेक केमिकल फॉर्मूला। 3 वीडियो जो अलग से लिंक डालूंगा मैं, हाउ टू मेक केमिकल फॉर्मूला, हाउ टू बैलेंस केमिकल रिएक्शंस और या केमिकल इक्वेशंस, और जो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, इसमें भी करेंगे हम वीडियो में, लेकिन उसके लिए अलग से भी एक वीडियो है। तो चैप्टर की शुरुआत है एनसीईआरटी की, कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशंस ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपेंस व्हेन मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स। गर्मियों के दौरान रूम टेम्परेचर पे ही दूध को रख दिया तो क्या हो सकता है, व्हाट हैपेंस, इट बिकम्स सॉर, खट्टा हो जाएगा, टेस्ट इसका चेंज हो जाएगा। एन आयरन तवा और पैन मेल इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर, नमी वाला एटमॉस्फेयर इसमें रखते हैं अगर हम लोहे को, तो क्या होगा, उसका जो है कलर चेंज हो जाएगा, कुछ समय के बाद रेडिश ब्राउन हो जाएगा और इसको हम बोलते हैं रस्टिंग। और जो रेडिश ब्राउन जो लेयर बनेगी वो रस्ट है। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, अंगूर को फर्मेंट कर देना, हिंदी में इसको किण्वीकरण बोलते हैं। किण्वन यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें वो सड़ जाएगी बिल्कुल, तो बाद में क्या बनेगा, वो एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा और इसी से टर्बाइन शराब बनती है। यीस्ट, एक तुमने पढ़ा होगा बायो में, फंगस, या फंगस का प्लूरल होता है फंगी। तो फंगी एक अलग ग्रुप है, उसमें आते हैं यीस्ट, मशरूम भी उसमें आते हैं। तो यीस्ट जो है क्या करेंगे, ग्रेप्स में जो ग्लूकोज है उसको कन्वर्ट कर देंगे एल्कोहल में, कार्बन डाइऑक्साइड में, और बाद में वाइन बन जाएगा। ये सारे के सारे जो इसमें एग्जांपल दिए गए हैं ये केमिकल चेंज के हैं। इसमें भी केमिकल चेंज हुआ, इसमें भी केमिकल चेंज हुआ, इसमें भी केमिकल चेंज हुआ। फूड इज कुक्ड, भोजन को पका दिया, वो भी एक केमिकल चेंज है, क्योंकि पकने के बाद जिस फॉर्म में वो आएगा उसको दोबारा आप पहले वाले फॉर्म में। फिजिकल चेंज क्या होता है, जैसे वाटर है, आइस है, आइस को वाटर बनाया जा सकता है, फिर वाटर को दोबारा आइस भी बनाया जा सकता है, वो फिजिकल चेंज है। तो ये केमिकल चेंज है जिसको दोबारा पहले वाली अवस्था में नहीं ला सकता। फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में फूड जो डाइजेस्ट होगा, ये भी एक केमिकल चेंज है। और डीकंपोजिशन भी है, डीकंपोजिशन क्या है वो आगे आएगा। वी रेस्पायर, रेस्पिरेशन सिस्टम, रेस्पिरेशन सिर्फ सांस लेना छोड़ना नहीं है, वो ब्रीथिंग हो गया। रेस्पिरेशन में हम ऑक्सीजन लेंगे, ऑक्सीजन अंदर शरीर में जाके हमारा जो भोजन है, भोजन में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, उसके साथ रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करने के बाद एनर्जी बनेगी, वो सारा प्रोसेस उसको रेस्पिरेशन बोलते हैं, वो भी ऑक्सीडेशन है, यानी ये भी एक केमिकल चेंज है। तो इन ऑल द अबव सिचुएशन द नेचर एंड आइडेंटिटी ऑफ नेचुरल सब्सटेंस हैव समवट चेंज। दो वर्ड आए हैं इसमें, या तो जो भी हमने इनिशियल सब्सटेंस लिया था उसकी नेचर बदल गई या उसकी आइडेंटिटी बदल गई। वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, 9th क्लास में आ गए थे सारे, बता दी मैंने। Whenever a chemical change occurs, we can say that chemical reaction has taken place. चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो जब भी कोई केमिकल चेंज होगा, इट मींस केमिकल रिएक्शन होगी। यू में परहैप्स वी वांट टू ask what is actually meant by chemical reaction. केमिकल रिएक्शन का क्या मतलब है? How do we come to know that a chemical reaction
हैज टेकन प्लेस। हमें कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुई है? तो इसके लिए कुछ एक्टिविटीज दी गई है इसमें एनसीईआरटी में। आज के वीडियो में जितनी भी एक्टिविटी है, लगभग 11 एक्टिविटी है, वो सारी बताई गई है। एक्टिविटी नंबर 1, टू शो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर। मैग्नीशियम रिबन को हम जलाएंगे हवा में, और ये क्या है? केमिकल रिएक्शन है। क्वेश्चन सावधानी लिखी हुई है एनसीईआरटी में। ऐसा दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर असिस्टेंट, इट वुड बी बेटर इफ स्टूडेंट्स वेयर स्टेबल आई ग्लासेस पहन लेने चाहिए। खैर, मेन बात क्या है? क्लीन मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। 3-4 सेंटीमीटर लंबा एक मैग्नीशियम रिबन ले लिया, उसको क्लीन किया पहले तो रबिंग विद सैंड पेपर से अच्छी तरह से उसको साफ किया। क्यों साफ करना जरूरी है वो भी मैं अभी आगे बताऊंगा। होल्ड इट विद अ पेयर ऑफ टंग्स, एक चिमटी से पकड़ लिया मैग्नीशियम रिबन को। बर्न इट यूजिंग ए स्पिरिट लैंप से या बर्नर से उसको जलाया। एंड कलेक्ट द ऐश सो फॉर्म, और जो ऐश राख बन गई, ऐश बन गई, उसको हमने कलेक्ट कर लिया। जिसमें एक वॉच ग्लास में जो है कि बर्तन होता है, लैब्स में यूज करते हैं। बर्न द मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम योर आइज, आग से दूर रखना है जब इसको जलाओगे। तो क्या किया हमने? 3-4 सेंटीमीटर लंबा मैग्नीशियम रिबन लिया, उसको स्पिरिट लैंप या बर्नर पे जला दिया, एक राख बन गई। राख हमने इकट्ठी कर ली किसमें? एक वॉच ग्लास में। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? क्या ऑब्जर्व करेंगे इसमें हम? You will observe that magnesium ribbon burns with a dazzling white flame। याद रखना, dazzling का मतलब बहुत तेज रोशनी आएगी, जैसे आंखों को चुंधिया देती है, उस तरह की रोशनी आएगी। इस पे फ्लेम बनेगी एंड चेंजिंग टू व्हाइट पाउडर, और जो ऐश बनेगी, राख बनेगी, वो क्या है? व्हाइट कलर की राख बन जाएगी। व्हाइट पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो पहले तो क्वेश्चन आ सकता है कि मैग्नीशियम को जलाने से जो व्हाइट पाउडर बनेगा वो क्या है? वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है। Collect the white powder formed on a watch glass when in moist red litmus। एक्टिविटी हमारी यहाँ तक हो गई, लेकिन और इसमें डिटेल क्या है? अगर मॉइस्ट मतलब नमी वाला, गीला, रेड लिटमस पेपर लेके जाएंगे हमें इस राख के साथ। राख क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड है, तो इट टर्न्स ब्लू, ये नीला हो जाएगा। ये हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 में, एसिड और बेस में। जो एसिड होगा वो हमेशा क्या करेगा? ब्लू लिटमस को रेड बनाएगा। ABR याद रख सकते हो, एसिड ब्लू लिटमस को रेड करेगा। अब यहां से दोबारा ले लो BR, बेस क्या करेगा? रेड लिटमस को ब्लू करेगा। दो बातें याद रखनी है, सेकंड चैप्टर में यूज होंगी। एसिड हमेशा ब्लू लिटमस को रेड करेगा और बेस हमेशा रेड को ब्लू करेगा। अब इसमें क्या लिया हमने? यहाँ रेड लिटमस लिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड के पास ब्लू हो गया, तो रेड का ब्लू हो गया, तो इसका मतलब क्या है? ये बेस है। दिस इज, अभी एसिड बेस को अगले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। दिस इज बिकॉज वाटर रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम ऑक्साइड टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज बेस। ये हाइड्रोक्साइड आमतौर पे, हमेशा नहीं, लेकिन बहुत से हाइड्रोक्साइड बेसिक होते हैं, बेस होते हैं, और बेस क्या करेगा? रेड लिटमस को ब्लू कर देगा। Thus, above activity shows that magnesium reacts with oxygen present in air to form magnesium oxide। तो इस एक्टिविटी में क्या किया? मैग्नीशियम को जलाया। जब भी जलाएगा किससे रिएक्शन होगी? ऑक्सीजन से रिएक्शन होगी। क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड, एक व्हाइट रंग का पाउडर बनेगा। केमिकल रिएक्शन है क्या? ये एक केमिकल रिएक्शन होगी। मैग्नीशियम 2Mg प्लस O2 ऑक्सीजन से 2Mg को, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। और अभी हम आगे करेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन भी। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, थोड़ा थोड़ा मैं बीच में बताता चलूंगा। कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन होना। जब भी कंबाइन होगा तो एक तो कंबाइन हो नहीं सकता, दो या दो से ज्यादा। व्हेन 2 और मोर देन 2 सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस मिलकर के एक प्रोडक्ट बनाएंगे, वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी है ये। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जहां होता है वो अलग ही डिटेल बाद में बताऊंगा। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी हो सकता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी हो सकता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है। तो वो क्योंकि ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो यहाँ भी आज आपको ऑक्सीजन का एडिशन हुआ इसमें, तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी है। ऑक्सीडेशन भी है ये और कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है। देखो बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छे लगते हैं लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बच्चों के साथ कमेंट कीजिए। अभी मैंने आया था भी बात ये कि मैग्नीशियम रिबन को साफ
सैंडपेपर से। मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन बिफोर बर्निंग सो दैट कोटिंग ऑफ इम्प्योरिटी सच एज ऑक्साइड फॉर्म्ड ऑन इट्स सरफेस इज रिमूव्ड। मैग्नीशियम एक हाईली रिएक्टिव मेटल है, जल्दी रिएक्शन करता है। तो मैग्नीशियम रिएक्शन करके हवा में जो ऑक्सीजन है उससे रिएक्शन करके उसके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। तो अब जब हमें मैग्नीशियम यूज करना है तो प्योर होना चाहिए, इसलिए वो लेयर हटानी है। उस लेयर को हटाने के लिए उसको साफ किया जाता है। यानी उसकी जो इम्प्योरिटी जो उसके ऊपर कोटिंग बन गई ऑक्साइड की, उस ऑक्साइड को हटाने के लिए उसको हमें साफ करना है। एक्टिविटी नंबर 2, टू स्टडी केमिकल रिएक्शन बिटवीन लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड। इनके बीच में रिएक्शन है। टेक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब में लेड नाइट्रेट ले लिया हमने, पोटेशियम आयोडाइड दूसरे में ले लिया, पोटेशियम आयोडाइड इसमें मिला दिया। ये दोनों यहाँ कलर देखो कलरलेस है, कोई कलर नहीं है सॉल्यूशन। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? यू विल ऑब्जर्व दैट एट वंस अ येलो प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड। जैसे ही दोनों सॉल्यूशन को मिलाएंगे एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट बन जाएगा ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लेड आयोडाइड। ये लेड आयोडाइड है, ये येलो कलर का प्रेसिपिटेशन हो गया। दिस शोज दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। केमिकल रिएक्शन हो गई किस किस के बीच में? लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के बीच में। केमिकल रिएक्शन अकर्स विद द फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट। और क्या बना इसमें? एक प्रेसिपिटेट बना। जिस भी रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनता हो उसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो ये भी टाइप आ गई है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। क्या क्या लिया? लेड नाइट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड। देखो जब इस चैप्टर में बहुत से फॉर्मूले जो है तुम्हें कंपाउंड्स के पता होना चाहिए, और उसके लिए मैं बार बार कह रहा हूँ वीडियो में अलग से इसमें डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको लिंक, वहां से पहले सीखना है केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाएं। तो लेड आयोडाइड बन गया और पोटेशियम नाइट्रेट बन गया। ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट भी है, आगे हम करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट आएगी ये भी। डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब है देखो इसमें जो है कंपाउंड में कुछ पॉजिटिव आयन है, कुछ नेगेटिव आयन है, कैटायन और एनायन बोलते हैं। तो कैटायन और एनायन आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, एक्सचेंज ऑफ आयन्स है। यहाँ आयोडाइड एनायन है तो ये Pb लेड कैटायन है उसके साथ मिल जाएगा, यानी यहाँ का एनायन वहाँ के कैटायन के साथ मिल जाएगा और पहले कंपाउंड का एनायन दूसरे के कैटायन के साथ मिल जाएगा। तो एक्सचेंज ऑफ आयन्स हो जाएगा जिसमें दोनों का, तो उसको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट भी है और क्योंकि प्रेसिपिटेट बना इसलिए प्रेसिपिटेशन भी है। और क्या हुआ इसमें? कलरलेस सॉल्यूशन चेंज हो गया, कलर येलो हो गया। तो इसमें कलर चेंज भी हुआ, प्रेसिपिटेशन भी बना। तो दो बातें इसमें आगे साथ हैं। और तीसरा, ये तो एक्वियस सॉल्यूशन थे, किसी भी कंपाउंड का जब पानी में सॉल्यूशन बनाएंगे उसको एक्वियस सॉल्यूशन बोलते हैं। और यहाँ ये सॉलिड बन गया, यानी पहले एक्वियस था, लिक्विड था, सॉलिड बन गया। तो स्टेट भी चेंज हो गई, स्टेट चेंज हो गई, प्रेसिपिटेट बन गए और कलर चेंज हो गया। तीन चेंज आ गए इसमें। एक्टिविटी नंबर 3, टू स्टडी केमिकल रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड एसिड। टेक फ्यू जिंक ग्रैन्यूल्स। जिंक के छोटे छोटे दाने लेने हैं, इन्हें कोनिकल फ्लास्क में ले लिए और एक टेस्ट ट्यूब में ले लो। ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक, चाहे तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड चाहे सल्फ्यूरिक, डाइल्यूट वो इसमें डालना है। हैंडल द एसिड विद केयर। एसिड का जब भी एक्सपेरिमेंट करो उसको बड़े केयरफुली करना है। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व? क्या ऑब्जर्व करेंगे भाई? डू यू नोटिस एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रैन्यूल्स? जिंक ग्रैन्यूल्स के आसपास कुछ होगा। टच द कोनिकल फ्लास्क, उसको टच करके देखेंगे क्या कोई टेम्परेचर में चेंज आया है? यस। यू विल ऑब्जर्व दैट बबल्स अपीयर अराउंड द जिंक ग्रैन्यूल्स। जहां जिंक ग्रैन्यूल्स थे, या दाने थे जिंक के छोटे छोटे, यहाँ कुछ बबल्स बनने लगेंगे। तो छोटे छोटे यहाँ क्या बनेंगे? बबल्स बनेंगे। और बबल्स क्यों बने? दीज आर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। गैस बनने के कारण कौन सी गैस बनती है इसमें? हाइड्रोजन बनी। When we touch the flask, इसको टच करेंगे, we observe that flask becomes warm, गर्म हो गया है। इसका मतलब टेम्परेचर में भी चेंज आ गया, इंडिकेटिंग दैट सम हीट हैज बीन प्रोड्यूस्ड। कुछ हीट पैदा हुई है इसमें ड्यूरिंग द रिएक्शन। Thus we can say that zinc reacts with dilute हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक, कोई सब एसिड नहीं, तो गैस बनेगी। कौन सी गैस बनेगी? हाइड्रोजन। जिंक का हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करेंगे
तब भी हाइड्रोजन गैस बनेगी, सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करेंगे तब भी हाइड्रोजन गैस बनेगी और हीट निकलेगी दोनों में। अब एक और टाइप की रिएक्शन आ गई, जिन भी रिएक्शंस में हीट निकलेगी उनको हम एक्सोथर्मिक बोलते हैं। रिएक्शन इन व्हिच हीट इज इवोल्व्ड, वो एक्सोथर्मिक है। साथ ही डिस्प्लेसमेंट भी है। पिछली डबल डिस्प्लेसमेंट थी, यहां का आयोडाइड लेड के साथ आ गया था, नाइट्रेट पोटेशियम के साथ आ गया था। इसमें डिस्प्लेसमेंट एक ही जगह हुई है, Zn ने यहां H को हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, तो इसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। बाकी इसको डिटेल में नहीं करेंगे। और ये जनरल इक्वेशन लिख सकते हो कि कोई भी मेटल एसिड से रिएक्शन करेगा उसका सॉल्ट बनेगा मेटल का और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो ये हमारी हो गई 3 एक्टिविटी हो गई। इसमें क्या क्या हुआ, गैस बनी और हीट निकली। अब अभी तक जो किया हमने उससे क्या निष्कर्ष निकला? फ्रॉम द अबव 3 एक्टिविटीज वी कैन से दैट एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस हेल्प अस टू डिटरमाइन वेदर ए केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। ये 5 बातें याद रखनी है, इनमें से कोई ना कोई चेंज जरूर होगा किसी भी केमिकल रिएक्शन में। चेंज इन स्टेट एक्टिविटी नंबर 2 में, एक्टिविटी नंबर 2 में क्या था, एक्वियस सॉल्यूशन लिया था, बाद में सॉलिड बन गया था। चेंज इन कलर एक्टिविटी नंबर 2 में येलो प्रेसिपिटेट बने थे, कलरलेस सॉल्यूशन था। इवोल्यूशन ऑफ ए गैस एक्टिविटी नंबर 3 में हाइड्रोजन गैस निकली है। चेंज इन टेम्परेचर एक्टिविटी नंबर 3 गर्म हो गया, इसमें किया था ना, ये फ्लास्क गर्म हो गया, हीट निकलेगी। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट एक्टिविटी नंबर 2 प्रेसिपिटेट बनेंगे। तो इन 5 में से कोई ना कोई चेंज जरूर आएगा। कई बार ये भी आ सकता है क्वेश्चन कि कोई ऐसी केमिकल रिएक्शन बताओ जिसमें गैस निकलती हो, कोई ऐसी केमिकल रिएक्शन बताओ जिसमें कलर चेंज होता हो, तो आपको उस हिसाब से रिएक्शन याद रखना चाहिए। As we observe the changes around us, we can see that there is a large variety of chemical reactions, बहुत तरह के हैं taking place around us. We will study about the various types of, हम अलग अलग केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे इसमें। बाकी इसके लिए अलग से भी वीडियो बना हुआ है सिर्फ जिसमें केमिकल रिएक्शन की यही बात है, 10 टाइप की रिएक्शन है जो इस चैप्टर में आएगी, तो वो आप अलग से भी देख सकते हो। ये तो हो गई थी केमिकल रिएक्शन कि केमिकल रिएक्शन हो गई, कैसे पता चलेगा? चेंज ऑफ स्टेट हो सकता है, चेंज ऑफ कलर हो सकता है, चेंज इन टेम्परेचर हो सकता है, गैस बन सकती है, प्रेसिपिटेट बन सकता है। अब केमिकल इक्वेशन क्या है? एक्टिविटी 1 जो हमने शुरू की थी, कैन बी डिस्क्राइब एज, उसको कैसे लिख सकते हैं? व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बॉन्ड इन ऑक्सीजन इट गेट्स कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब बार बार इतना लंबी बात बताना बड़ा मुश्किल लगता है, हर बार हम इतना शब्द लिखना नहीं चाहेंगे, इसलिए इसको शॉर्ट फॉर्म करने के लिए हम केमिकल रिएक्शन को छोटा लिखने के लिए केमिकल इक्वेशन बनाते हैं। दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इन ए सेंटेंस फॉर्म इज क्वाइट लॉन्ग, ज्यादा लंबे है ये, इट कैन बी रिटन इन ए शॉर्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। सिंपलेस्ट वे टू डू दिस इज टू राइट इन द फॉर्म ऑफ वर्ड इक्वेशन। पहला तो है वर्ड इक्वेशन, ये वर्ड इक्वेशन है। हमने जो भी एलिमेंट्स या कंपाउंड थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, जो रिएक्टेंट थे या प्रोडक्ट बने, उसको हमने वर्ड्स में लिख दिया। मैग्नीशियम लिख दिया ओनली, प्लस ऑक्सीजन लिख दिया, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड लिख दिया जो बना, इसको बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। ये पूरी केमिकल रिएक्शन जो है सेंटेंस के फॉर्म में बताने के बजाय उससे शॉर्ट फॉर्म है उसको। अब इसमें क्या क्या आएगा? सब्सटेंसेस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन द रिएक्शन, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन इन दिस केस दे आर रिएक्टेंट्स। जो सब्सटेंसेस पार्टिसिपेट करेंगे एट द बिगिनिंग ऑफ द रिएक्शन, जब रिएक्शन शुरू होगी, शुरू में हमारे पास क्या है, जो पार्टिसिपेट करके, मिक्स हो करके या ब्रेकअप होकर के किसी भी तरह से कोई और चीज बनाएंगे, तो जो स्टार्टिंग में हमारे पास है उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। सब्सटेंसेस दैट अंडरगो केमिकल, जो केमिकल चेंज का कारण बनेंगे, दैट विल पार्टिसिपेट, एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन। तो इस केस में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या हो गए? रिएक्टेंट हो गए। न्यू सब्सटेंसेस, मैग्नीशियम ऑक्साइड इन दिस केस इन दिस रिएक्शन इट इज ए प्रोडक्ट। जो सब्सटेंस बनेगा रिएक्शन के बाद उसको हम प्रोडक्ट बोलेंगे। वर्ड इक्वेशन शोज चेंज ऑफ रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, ये क्वेश्चन बनती है। थ्रू एन एरो, एक एरो लगेगा बीच में,
रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड विद द प्लस साइन। रिएक्टेंट को हमेशा एरो के लेफ्ट साइड में लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे। एक से ज्यादा है बीच में प्लस लगाएंगे। ऐसे ही जो प्रोडक्ट्स हम तो हमेशा एरो के राइट साइड में लिखेंगे। इसमें तो एक ही था, अगर एक से ज्यादा होता तो इसमें बीच में प्लस लग जाना था और बीच में एरो लगेगा। प्रोडक्ट्स आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड विद द प्लस साइन। एरो हेड पॉइंट्स टुवर्ड्स द प्रोडक्ट्स। एरो हेड हमेशा कहां जाएगा? प्रोडक्ट्स की तरफ लगेगा, इस साइड में एरो लगाना। तो इस तरह से केमिकल इक्वेशन लिखी हमने वर्ड इक्वेशन के रूप में। अब इससे भी शॉर्ट फॉर्म है भाई। इज देयर एनी अदर शॉर्टर वे फॉर रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशंस? क्या और भी कोई तरीका है छोटा? यह है केमिकल इक्वेशंस कैन बी मेड मोर कंसाइज, और ज्यादा छोटी बना सकते हैं, यूजफुल बना सकते हैं इफ यू यूज केमिकल फॉर्मूला इंस्टेड ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स की जगह हम केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे। तो एलिमेंट्स के तो डायरेक्ट में सिंबल पता ही होना चाहिए, और कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला कैसे बनेगा उसके लिए मैंने बताया, अलग से वीडियो है, उसको देख सकते हैं। मैग्नीशियम Mg होता है इसका सिंबल, ऑक्सीजन O2, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड है। अब एक बात और यहाँ ध्यान रखनी है, ऑक्सीजन की जब आप बात करते हैं एलिमेंट की तो O लिखते हैं, हाइड्रोजन की बात करते हैं H लिखते हैं, नाइट्रोजन की बात करते हैं N लिखते हैं, और भी हो सकता है भाई। लेकिन जब हम इनको यूज करेंगे इक्वेशन में तो मोलिकुलर रूप में यूज करेंगे, मोलिकुलर फॉर्म में यूज करेंगे। ऑक्सीजन जो है गैस की जब बात करेंगे तो O ऑक्सीजन गैस नहीं है, O ऑक्सीजन एलिमेंट है। जब गैस होगा तो O2 आएगा, कई बच्चे यहाँ खाली O लिख देते हैं। ऐसे ही हाइड्रोजन गैस H2 बनेगा, नाइट्रोजन गैस N2 बनेगा, क्लोरीन गैस Cl की गैस Cl2 बनेगा। तो जब ये गैस की बात करेंगे तो इनको इक्वेशंस में आप मोलिकुलर फॉर्म में यूज करेंगे, ये बात है। काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। काउंट करो, Mg कितना है? यहाँ 1 है, यहाँ भी Mg 1 है। ऑक्सीजन कितना है? यहाँ 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, तो ये इक्वल नहीं है। इज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट द सेम ऑन बोथ साइड्स? इफ यस देन द इक्वेशन। अगर तो ये दोनों इक्वल हैं फिर हम कहेंगे इक्वेशन हमारी बैलेंस है, लेकिन अगर इक्वल नहीं है तो इसका मतलब वो बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस्ड है। इफ नॉट देन द इक्वेशन इज अनबैलेंस्ड बिकॉज द मास इज नॉट सेम ऑन बोथ साइड। दोनों साइड में मास सेम नहीं है ये कहिए, या दोनों साइड में नंबर ऑफ एटम सेम नहीं है ये कह सकते हैं। सच ए केमिकल इक्वेशन इज स्केलेटल, ये बड़ी याद रखना है। ये आ सकता है व्हाट इज स्केलेटल केमिकल रिएक्शन। स्केलेटल कौन सी रिएक्शन होगी? जो बैलेंस नहीं है, यानी जो अनबैलेंस्ड है उसको बोलेंगे स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। तो ये स्केलेटल है, क्यों? क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 1 है, बैलेंस नहीं है, तो अनबैलेंस्ड है, स्केलेटल है। तो स्केलेटल इक्वेशन इज एन अनबैलेंस्ड इक्वेशन। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज नॉट इक्वल ऑन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। बैलेंस कैसे करेंगे भाई? रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। 9th क्लास में पढ़ोगे आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी मास का नाइदर बी क्रिएटेड, ना तो मास को बनाया जा सकता ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता। इस मतलब क्या हुआ इसका? टोटल मास ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट या प्रोडक्ट कह ले ऑफ ए केमिकल रिएक्शन हैज टू बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट। जितना प्रोडक्ट में मास होगा उतना ही रिएक्टेंट में होना चाहिए, या जितना रिएक्टेंट में होगा उतना ही प्रोडक्ट में होना चाहिए। एक तो मास के अकॉर्डिंग कह सकते हैं इसको, दूसरा नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन होने से पहले यानी रिएक्टेंट में जितने नंबर ऑफ एटम्स एलिमेंट्स के उतने ही प्रोडक्ट्स में होंगे। अगर ऐसा है तो हम कहेंगे बैलेंस है। अगर ऐसा नहीं है, स्केलेटल है, तो उसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस करने के तरीके क्या है? पहले इक्वेशन देखते हैं, Zn प्लस H2SO4 ZnSO4 प्लस H2। टेबल बना सकते हैं, टेबल बना के हमने लिख लिया तो कौन कौन से एलिमेंट है? Zn है, H है, S है, ऑक्सीजन है। Zn रिएक्टेंट में 1 है, प्रोडक्ट में 1 है। हाइड्रोजन रिएक्टेंट में 2 है, प्रोडक्ट में भी 2 है, इक्वल है। सल्फर रिएक्टेंट में 1 है, प्रोडक्ट में भी 1 है, इक्वल है। ऑक्सीजन रिएक्टेंट में 4 है, प्रोडक्ट में भी 4 है, इक्वल है। तो रिएक्टेंट में जो भी एलिमेंट्स है जितने हैं नंबर ऑफ एटम्स उतने ही प्रोडक्ट में है। इसका मतलब ये इक्वेशन है बैलेंस। As the number
number of atoms of each element is same on both sides of the arrow, तो इक्वेशन इज बैलेंस्ड, ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अब एक और इक्वेशन देखते हैं, ये बैलेंस नहीं है, यहाँ Fe कितना है 1 है, यहाँ Fe कितना है आयरन 3 है, यहाँ H2 है, यहाँ H2 है, H है, यहाँ O1 है, यहाँ O4 है, तो ये बैलेंस नहीं है। इसको बैलेंस करेंगे, कैसे करेंगे? पहले एक टेबल बनाएंगे, टेबल में एलिमेंट्स लिख लेंगे, रिएक्टेंट साइड में कितने हैं एटम्स, प्रोडक्ट साइड में कितने हैं ये लिखेंगे। नेक्स्ट कहते हैं इट इज ऑफन कन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग विद द कंपाउंड दैट कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। जो ज्यादा एटम्स है जिसके प्रोडक्ट में हो चाहे रिएक्टेंट में हो, उससे हम शुरुआत करते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी भी नहीं है। ये ठीक है ऐसा लगता है, लेकिन जब आप इसको सीख जाओगे, अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लोगे, तो आप अपने आप ही जो है हिट एंड ट्रायल से बड़ी जल्दी कर सकते हो। विद इन सेकेंड्स जो है ये जो केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो जाती है। लेकिन शुरू में समझाने के लिए थोड़ा सा डिटेल में दिया गया है कि जो मैक्सिमम है कंपाउंड में, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स है, वहां से शुरू करेंगे। इट में भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। इसमें देखेंगे तो मैक्सिमम क्या है भाई? मैक्सिमम ऑक्सीजन है यहाँ 4, यहां से शुरुआत करते हैं। ऑक्सीजन जो है राइट साइड में जो है 4 है, तो हम लेफ्ट साइड में क्या करेंगे? टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम्स इट मस्ट बी रिमेंबर्ड दैट वी कैन नॉट ऑल्टर द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। हम किसी कंपाउंड का फॉर्मूला नहीं बदल सकते, जो है वैसे लिखना पड़ेगा, ना किसी एलिमेंट्स का बदल सकते। फॉर एग्जाम्पल टू बैलेंस ऑक्सीजन एटम्स वी कैन पुट कोएफिशिएंट 4। अब क्या करेंगे? हमने यहाँ क्या लिखा भाई? सॉरी, यहाँ 4 थे ऑक्सीजन, प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट में 1 है। 1 का 4 बनाने के लिए सिंपली मल्टीप्लाई करना है 4 से। तो हमने यहाँ H2O को 4 से, यहाँ ऑक्सीजन 1 है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 हो गया ऑक्सीजन। अब मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है? यहाँ से ऑक्सीजन ये H2O में 4 यहाँ लिखना है, ओ H2O। ऐसा नहीं है कि यहाँ हम 4 लिख देंगे, ऐसा भी नहीं है कि O से पहले यहाँ 4 लिख देंगे। जो भी लिखना है तुम्हें, जो भी कंपाउंड है या एलिमेंट है, उसके शुरू में लिखना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ क्योंकि प्रोडक्ट में 4 थे ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन 4 बनाने के लिए ऑक्सीजन 1 था, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी ये ऑक्सीजन है 4 बनाने के लिए यहाँ 4 लगा दिया, ये मल्टीप्लाई किया। इससे क्या होगा? ऑक्सीजन इक्वल हो गए 4, यहाँ भी 4। हाइड्रोजन में अंतर आ गया, हाइड्रोजन कितना होगा? ये 4 2 8, यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, इनको ऐड नहीं करना है। H2 का मतलब 2 थे, 4 टाइम्स हो गए, 2 का 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, 8 हो गए। यहाँ कितने हैं? 2। तो अब 2 को 8 बनाने के लिए यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करते हैं नेक्स्ट स्टेप में। अब यहाँ 8 हो गए थे हाइड्रोजन, 4 2 जा, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमने यहाँ भी हाइड्रोजन को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किया था ऑक्सीजन इक्वल करने के लिए, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किया हाइड्रोजन इक्वल करने के लिए। अब हाइड्रोजन 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, ऑक्सीजन 4 4, आयरन रहेगा। आयरन यहाँ 3 है, वहाँ 1 है, तो वहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे अगले स्टेप में हम। आयरन यहाँ 3 थे, यहाँ 1 था, इसको 3 से कर दिया, यानी यहाँ 3 आ गया। तो ये हमारी इक्वेशन है कि बैलेंस इक्वेशन हो गई, ये बैलेंस इक्वेशन हो गई। चेक कर सकते हैं, आयरन 3, हाइड्रोजन 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4। इसको बोलते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। अब एक और मेथड बताऊंगा मैं, क्योंकि वैसे तो मैंने अलग से वीडियो मैंने कहा डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, लेकिन फिर भी यही करा रहा हूं मैं। Fe प्लस H2O Fe3O4 H2। यहां आपको ABCD लिख लेना है, इनके कोएफिशिएंट, बिल्कुल सिंपल तरीका है। अब यहाँ Fe है, यहाँ Fe क्या है? 3 है, और यहाँ C लिखा हुआ है, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे A = 3C। यहाँ जो आयरन है वो A है, 1 है, तो A का मतलब 1A लिखिए। यहाँ Fe कितने हैं? 3 है, और कोएफिशिएंट इसका C लिया, तो ये 3C हो गया। अब आगे हम लोग H कितने हैं? यहाँ 2, और B लिखा है 2B। अब यहाँ H देखो कहाँ है? ये है H 2D, तो 2B = 2D हो गया।
आयरन ले लिया, H ले लिया, O कितना है यहाँ 1 है सिर्फ, B लगा हुआ है, B है, यहाँ O कितना है 4 C, बस ऐसे लिखना है। अब बिल्कुल सिंपल है, राइट साइड में जो लगता है तुम्हें इजी से उसको सपोज कर लो, C को मान लिया हमने 1, C को 1 लगा, तो A क्या हो गया, C की वैल्यू मान ली तो A क्या हो गया 3C, यानी 3 × 1 3, तो C 1 लिया तो A 3 आ गया, B कितना आ गया C 1 है तो C की वैल्यू कितनी है B 4 आ गया, C 1 लिया उससे A 3 आ गया, B 4 आ गया, इसमें पुट कर दो 2B = 2D में क्या पता है अभी B पता है हमें 4, 2 से 2 कैंसिल तो D भी 4 आ गया, तो क्या क्या आ गया A कितना 3, B कितना 4, C कितना 1 और D कितना 4, अब ये लगा दो A 3, यहां दोबारा लिख लेते हैं A कितना है 3, B 4, C 1 D 4, अब आ गया 3Fe 4H2O, यहाँ कुछ नहीं लिखा यहाँ पर, तो ये इसका दूसरा मेथड है, इससे भी हम कर सकते हैं। तो ऐसे आपको इक्वेशंस बैलेंस करनी है। बैलेंस हो गई भाई। अब जो है राइटिंग सिंबल्स फॉर फिजिकल स्टेट केयरफुली एग्जामिन द अबव बैलेंस, इसमें जो है हमने सिंबल्स नहीं लिखे थे कुछ भी, आयरन वाटर सॉलिड है लिक्विड है गैस है ये नहीं लिखा हमने। डज दिस इक्वेशन टेल एनीथिंग अबाउट फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट के बारे में कुछ नहीं बताते थे इक्वेशन ये। तो टू मेक ए केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव द फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर मेंशन, जिनकी फिजिकल स्टेट भी मेंशन करते हैं, जैसे आयरन सॉलिड है ऐसे लिख दिया, गैस है तो G लिख देंगे, ये सॉलिड है ऐसे लिख दिया, गैस है तो G, तो गैस के लिए G, लिक्विड के लिए L, सॉलिड के लिए S। अगर वाटर में किसी चीज का सॉल्यूशन बनाया जाए तो HVS ये क्यों बोलते हैं, और दो और याद रखना है, गैस के लिए हम ऐसे एरो लगाते हैं, गैस ऊपर की तरफ जाती है, प्रेसिपिटेट के लिए हम ऐसे एरो लगाते हैं, प्रेसिपिटेट मतलब नीचे की तरफ, नीचे रहता है, घुलता नहीं, वो नीचे आ जाता है। तो चार सिंबल तो ये गैस के लिए, लिक्विड के लिए, एब्रेसिव के लिए, सॉलिड के लिए, और गैस के लिए G लिखते हैं इसमें, और गैस के लिए ये सिंबल यूज कर सकते हैं, प्रेसिपिटेट के लिए यूज कर सकते हैं। अब आयरन सॉलिड था, अब यहाँ वाटर के साथ गैस लग गया है, क्यों, फिजिकल स्टेट और नो, द सिंबल गैस G इज यूज्ड विद वाटर टू इंडिकेट दैट दिस रिएक्शन वाटर इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टीम। यहाँ पानी जो है स्टीम बन गया है, और जब पानी स्टीम बन जाएगा तो वो गैस का रूप धारण कर लेगा, इसलिए यहाँ गैस का यूज किया गया है, G सिंबल का यूज किया गया है। यूजुअली फिजिकल स्टेट्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, आमतौर पे फिजिकल स्टेट लिखते नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए, आ भी सकता है, पूछ भी सकते हैं। समटाइम्स द रिएक्शन कंडीशंस, कई बार रिएक्शन की कंडीशन लिखनी पड़ती है कि टेम्परेचर कितना है, प्रेशर कितना है, कैटलिस्ट कौन सा यूज किया गया है। कैटलिस्ट होता है जो रिएक्शन को थोड़ा सा उत्प्रेरक का काम करता है, उसको तेज कर सकता है, तो उसको हम एरो के ऊपर लिखते हैं, जैसे 340 APM ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, या यहीं टेम्परेचर लिखना हो, कोई मान लो 80 डिग्री या 60 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो यहाँ हम टेम्परेचर लिख देंगे इसको 60 डिग्री सेंटीग्रेड। कोई कैटलिस्ट यूज करना हो, निकल का कुछ ऐसे ऐसे हो, कैटलिस्ट का नाम लिख देंगे, सनलाइट, क्लोरोफिल का, इस तरह की कंडीशन यहाँ लिखते हैं। तो अभी तक हमने किया कि केमिकल रिएक्शन होती है, उसकी क्या क्या चेंजेस से पता चलता है। 5 टाइप की चेंज की थी, इस चेंज कलर में चेंज आ सकता है, स्टेट चेंज हो सकती है, टेम्परेचर में चेंज हो सकता है, गैस बन सकती है, प्रेसिपिटेट बन सकता है। फिर हमने केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन एक वर्ड में लिखी थी, वर्ड के बाद फिर हमने सिंबल्स का यूज किया, उसको सिंबल इक्वेशन कह सकते हैं, सिंबल या फॉर्मूले का यूज किया। अब कितने टाइप की केमिकल रिएक्शंस हैं, इस चैप्टर में 10 टाइप की करेंगे। We have learned in class 9 that during a chemical reaction, atoms of one element don't change into those of another. Elements change नहीं होते इसमें, no do atoms disappear, ना ही disappear होते, ना ही कहीं बाहर से appear हो जाते हैं। जो पार्टिसिपेट करेंगे उन्हीं के बीच में रिएक्शन होगी, उन्हीं के बीच में जो है कुछ बॉन्ड बनेंगे या टूटेंगे।
एक्चुअली केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। कुछ बॉन्ड्स बनते हैं, कुछ टूटेंगे कुछ नए बनेंगे, उससे प्रोडक्ट बनेगा। बॉन्ड्स के बारे में हम चैप्टर 3 और 4 में करेंगे, मेटल्स, नॉन मेटल्स और कार्बन बॉन्ड्स। तो ये 10 तरह की मैंने कहा कि अगर आपको सिर्फ पहले इक्वेशंस रिएक्शन से पता करनी होगी ये रिएक्शन कैसी है, तो इनके लिए अलग वीडियो है, उसको देख सकते हो। कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन एक दूसरे के अपोजिट है, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडॉक्स, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक और प्रेसिपिटेशन। एक्टिविटी नंबर 4, टू स्टडी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन बनाना है क्विक लाइम और वाटर के बीच में। क्विक लाइम होता है कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम, चूना। टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइम इन बीकर, स्लोली ऐड वाटर। बीकर में ले लिया हमने चूना, कैल्शियम ऑक्साइड, पानी मिला दिया इसमें। डू यू फील एनी चेंज इन टेम्परेचर? क्या टेम्परेचर में कोई चेंज आएगा? What do you observe when we add water to calcium oxide or quicklime taken in a beaker? We observe that calcium oxide reacts vigorously, बड़ी तेजी से रिएक्शन करेगा वाटर के साथ तो प्रोड्यूस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। उसी को हम स्लेट लाइम बोलते हैं। दिस रिएक्शन अकर्स अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग, ये रिएक्शन बनती है। क्विकलाइम वाटर के साथ किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया और इसी का नाम क्या है? स्लेट लाइम। हीट निकलेगी इसमें। During this reaction, large amount of heat is produced. Therefore, temperature of beaker, heat produce होगी तो beaker गर्म हो जाएगा। This is an exothermic। पहले बता दिया था मैंने कि exothermic रिएक्शन क्या है? जिसमें heat निकलेगी बाहर। In this reaction, calcium oxide combines with water to form a single product। देखो दो रिएक्टेंट थे, कंबाइन होके सिंगल बना दिया, तो इसको कॉम्बिनेशन कहेंगे, जिसमें दो या दो से ज्यादा मिले और मिलके एक सिंगल बन जाए। पहला जो था मैग्नीशियम रिबन वाला, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था, वो भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन था, दो मिलके एक सिंगल बना। तो व्हेन टू और मोर देन टू कंपाउंड्स कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, इट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है भैया, साथ ही साथ हीट प्रोड्यूस हुई इसमें, तो इसलिए एक्सोथर्मिक भी है। तो दो तरह की रिएक्शन हो गई, ये एक्सोथर्मिक भी है और साथ ही साथ कॉम्बिनेशन भी है। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। डू यू नो, ये भी एनसीईआरटी में दिया गया अलग से, सॉल्यूशन ऑफ स्लेट लाइम। स्लेट लाइम क्या था? जब घरों में आप देखते हो व्हाइट वॉश करते हैं, कली कराते हैं दीवारों पे चूने से, तो जो चूना है वो क्या है? क्विक लाइम है। जब उसको पानी में डालते हैं, पानी में डाल के घोल तैयार करके उसी को करते हैं दीवारों पे, तो जैसे पानी में डालेंगे तो क्या बन जाएगा? वो स्लेट लाइम बन जाएगा, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। तो सॉल्यूशन ऑफ स्लेट लाइम प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉश। घरों में व्हाइट वॉश करने के लिए इसका यूज करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विद द कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर। पहले हमने चूने को, चूना क्या है? क्विक लाइम, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, पानी में डाल दिया, घोल तैयार हो गया, वो बन गया स्लेट लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को दीवारों पे हमने पोंछ दिया उसको, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उससे रिएक्शन करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन करके वो एक लेयर बना देगा। किस चीज की? कैल्शियम कार्बोनेट की। कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड आफ्टर 2 और 3 डेज, 2-3 दिन में बनेगा ये। और जो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा वो क्या होगा? गिव्स ए शाइनी फिनिश। बाद में दीवारों में चमक आ जाती है 2-3 दिन के बाद, तुरंत नहीं चमकते, 2-3 दिन के बाद चमक आती है। किससे? कैल्शियम कार्बोनेट से। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट केमिकल फॉर्मूला फॉर मार्बल, जो संगमरमर है वो भी कैल्शियम कार्बोनेट है। लाइमस्टोन, चूने का पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट है। शंख देखा होगा आपने, शंख। शंख जो है कि जो जीव है, स्नेल बनाता है शंख को, घोंगा बोलते हैं हिंदी में। और ये घोंगा जो, चलो एक बात बता दूं, ये ब्लेड है, ब्लेड जैसे रेजर होता है, ब्लेड के ऐसे टेढ़ा कर दो, उस पर भी चल सकता है ये, इसके शरीर को कोई नुकसान नहीं होता। तो जो स्नेल अपना घर बनाता है, शंख जो मंदिरों में रखते हैं, घरों में भी रखते हैं, वो उसमें भी मैक्सिमम क्या है? 95% कैल्शियम कार्बोनेट ही है।
और जो घरों में आपने सफेदी कर दी, 2-3 दिन के बाद जो लेयर बन गई वो भी कैल्शियम कार्बोनेट है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, कार्बन डाइऑक्साइड थी, हवा में उसे रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाया और इन एक्टिविटी 4 वी आल्सो ऑब्जर्व दैट लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड। क्या था हमने एक्टिविटी 4 में? हीट निकली थी बहुत। दिस मेक्स द रिएक्शन मिक्सचर बॉम हो गया। रिएक्शन इन व्हिच हीट इज रिलीज्ड, मैंने पहले बता दिया, अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। तो जिनमें हीट रिलीज होगी उनको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। अदर एग्जांपल, कुछ और एक्सोथर्मिक एग्जांपल हो सकते हैं। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैसेस की जब बात होगी, नेचुरल गैस में सबसे ज्यादा मीथेन होती है, CH4। ऑक्सीजन में बर्न करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, वाटर बनाएगा। ये भी क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। डू यू नो दैट रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक? रेस्पिरेशन बताया था मैंने कि जब हम ऑक्सीजन लेंगे, ऑक्सीजन शरीर में हमारा जो भोजन है उसमें कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज में। कैसे कन्वर्ट होगा? वो लंबा प्रोसेस है, लाइपोसाइलेज में आएगा सारा। तो उससे रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करने से कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे, कुछ वाटर बनेगा और एनर्जी बनेगी, एनर्जी हमें मिलती है। तो इस सारा जो प्रोसेस है ये भी एक्सोथर्मिक है, एनर्जी बाहर निकलेगी उसमें। We all know that we need energy to stay alive. We get this energy from the food we eat during digestion. इसको digestion नहीं बोलना, digestion है। During digestion, food is broken down into simple substances. Food जो है सिंपल में कन्वर्ट हो जाएगा, उसमें सारा है ये लाइफ प्रोसेसेस में आएगा कि हमारे मुंह से कुछ एंजाइम निकलेंगे, कुछ और जो है शरीर के कई जगह से एंजाइम निकलेंगे, एसिड भी निकलेगा, HCl भी, वो सारा का सारा उसको कन्वर्ट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल राइस, पोटैटो, ब्रेड कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं इनमें। these carbohydrates are broken down to form ग्लूकोज बन जाएगा बाद में। this ग्लूकोज कंबाइंस विद ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा। ऑक्सीजन कहाँ से आई? हमने अंदर ली सांस के द्वारा। इन द सेल्स ऑफ बॉडी एंड प्रोवाइड्स एनर्जी बनेगी इससे। तो एनर्जी निकली है और एक किस्म से एनर्जी, हीट भी क्या है? एनर्जी ही है। तो इसलिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। स्पेशल नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज रेस्पिरेशन। इसको रेस्पिरेशन बोलते हैं। चैप्टर 6 में आएगा शरीर में। तो ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ऑक्सीजन से रिएक्शन होकर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वो बनेगा, एनर्जी मिलेगी। तो जो रेस्पिरेशन है वो भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। 5th एक्टिविटी में टू शो हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट। अभी हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन कर लिया, कॉम्बिनेशन के साथ साथ एक्सोथर्मिक भी कर लिया। देखो ये ऐसा नहीं है कि कोई एक रिएक्शन एक ही टाइप की होगी। हाँ, कॉम्बिनेशन और डीकंपोजिशन ये नहीं सेम हो सकती है, एक दूसरे के अपोजिट है। डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट ये सेम नहीं हो सकती। ऐसे ही एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक सेम नहीं हो सकती। लेकिन कोई रिएक्शन है जैसे कॉम्बिनेशन थी, कॉम्बिनेशन के साथ साथ वो एक्सोथर्मिक भी थी। अब हम डीकंपोजिशन रिएक्शन करेंगे दूसरे टाइप की। टेक अबाउट 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल। फेरस क्रिस्टल लिया हमने बॉइलिंग ट्यूब में। नोट द कलर ऑफ फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का कलर होता है लाइट ग्रीन, ये याद रखना है। हीट द बॉइलिंग ट्यूब, इसको हीट कर दिया बर्नर पे, स्पिरिट लैंप पे। हीट करने के बाद इसका कलर चेंज हो जाएगा, पहले व्हाइट होगा फिर रेडिश ब्राउन होगा। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व? ऑब्जर्व द कलर ऑफ क्रिस्टल्स आफ्टर हीटिंग। नोट द स्मेल ऑफ गैस कमिंग आउट ऑफ द ट्यूब, वहां से तो स्मेल भी आएगा। इट इज ऑब्जर्व दैट ग्रीन कलर ऑफ फेरस सल्फेट, मैंने कहा लाइट ग्रीन कलर है फेरस सल्फेट का, चेंजेज टू रेडिश ब्राउन। रेडिश ब्राउन हो जाएगा बाद में, बीच में व्हाइट होगा। स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर, सल्फर की स्मेल आएगी। दिस इज अ डीकंपोजिशन रिएक्शन। बिकॉज डीकंपोजिशन किसको बोलते हैं? सिंगल रिएक्टेंट था, ब्रेक हो गए, कई प्रोडक्ट बना दिए। कॉम्बिनेशन क्या था? 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। इसमें सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक होकर के कई कंपाउंड बनाएंगे, कई प्रोडक्ट बनाएंगे। तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल का फॉर्मूला ध्यान रखना है। क्रिस्टल की जब बात करें, ये फेरस सल्फेट है, इसमें वाटर मिला हुआ है। ऑन हीटिंग रीच लूज वाटर, वाटर के मोलिक्यूल जो है हीट, जैसे ही हीट करेंगे और वाटर मोलिक्यूल अलग हो गए, वैसे ही ये व्हाइट हो जाएगा। पहले लाइट ग्रीन था, गर्म किया, वाटर अलग हो गया तो डर्टी व्हाइट हो गया। फिर गर्म किया, फेरिक ऑक्साइड बन गया, फिर ये रेडिश ब्राउन हो गया। ऑन हीटिंग दिस लूज वाटर मोलिक्यूल्स एंड द कलर ऑफ क्रिस्टल चेंजेस।
It then decomposition of ferric oxide, sulfur dioxide and sulfur trioxide. Ferric oxide is reddish brown solid. ये दोनों गैसेज हैं। तो यहाँ एक रिएक्टेंट का 3 प्रोडक्ट बन गए, तो ये क्या हो गए? डीकंपोजिशन रिएक्शन है। गैस कमिंग आउट है जे स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर, दोनों सल्फर के हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर रिएक्शन इसमें से है। तो ये क्या हो गई? डीकंपोजिशन रिएक्शन। एक और डीकंपोजिशन रिएक्शन देखते हैं, डीकंपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे कैल्शियम ऑक्साइड, ताकि क्विक लाइट बन जाएगा। ये चूने का पत्थर होता है, मार्बल भी वही होता है, बताया था कैल्शियम कार्बोनेट क्या है। और गर्म करने पे क्विक लाइट कैल्शियम ऑक्साइड अलग हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस अलग निकल जाएगा। तो सिंगल रिएक्टेंट का 2 प्रोडक्ट हो गए, तो क्या हो गया? डीकंपोजिशन हो गया। और ये इट इज यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्रीज, बहुत सी इंडस्ट्रीज में इसका यूज होता है। कैल्शियम ऑक्साइड इज लाइम और क्विक लाइम, बता दिया। इट हैज मैनी यूजेस, वन इज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट, ये भी याद कर सकते हो, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। सीमेंट बनाने में किसका यूज होगा? कैल्शियम ऑक्साइड का। व्हेन अ डीकंपोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीट, हीट से जब भी कोई रिएक्शन होगी डीकंपोजिशन, उसको बोलेंगे थर्मल डीकंपोजिशन। इसमें भी हीट हुआ, पिछले में भी हीट हुआ था। पिछली जो रिएक्शन की थी हमने, यहां भी इसको गर्म किया था, हीट किया था। तो जो भी हीट से डीकंपोजिशन होगी वो थर्मल है। एक्टिविटी 6, इसमें भी हीटिंग है। लेड नाइट्रेट की, ये भी एक डीकंपोजिशन रिएक्शन है। लेड नाइट्रेट लिया हमने 2 ग्राम, होल्ड द बॉइलिंग टू विद अ पेयर ऑफ tongs एंड हीट ओवर बर्न, हीट कर दिया इसको। क्या ऑब्जर्व करेंगे? इट इज ऑब्जर्व दैट पंजेंट स्मेलिंग ब्राउन फ्यूम्स, पंजेंट बड़ी तेज तीखी स्मेल, तीखी स्मेल आएगी, और ब्राउन फ्यूम्स, ब्राउन कलर के जो है यहां से धुआं सा निकलेगा। दिस इंडिकेट्स द फॉलोइंग। क्या होगा रिएक्शन? लेड नाइट्रेट था, गर्म किया, लेड ऑक्साइड बन गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन गया, ऑक्सीजन बन गया। जो ब्राउन फ्यूम्स है वो क्या है? ड्यू टू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ड्यू टू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये भी डीकंपोजिशन है। सिंगल रिएक्टेंट था, प्रोडक्ट बन गया 3। तो व्हेन ए डीकंपोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, अभी मैंने बता दिया उसको क्या बोलेंगे? थर्मल डीकंपोजिशन। अब तक तीनों रिएक्शन डीकंपोजिशन की थर्मल डीकंपोजिशन है। एक्टिविटी नंबर 7, डीकंपोजिशन ऑफ वाटर बाय इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। ये देखो एक्टिविटी, टेक ए प्लास्टिक मग ले लिया, ड्रिल 2 होल्स एट द बेस, बेस में 2 होल बना दिए, सुराख बना दिए। फिट रबर स्टॉपर्स, रबर के स्टॉपर लगा दिए। इंसर्ट कार्बन इलेक्ट्रोड्स इन दीज स्टॉपर्स, इनमें कार्बन के इलेक्ट्रोड फिक्स कर दिए। कनेक्ट दीज इलेक्ट्रोड्स टू 6 वोल्ट बैटरी, बैटरी से जोड़ दिया इसको। फिल द मग विद वाटर सच दैट इलेक्ट्रोड्स आर इमर्स्ड, पानी इसमें धीरे-धीरे भरो ताकि इलेक्ट्रोड पूरे इसमें डूब जाए। ऐड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट, अब इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालना है। टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स फिल्ड विद वाटर, 2 टेस्ट ट्यूब ले ली भाई। इन्वर्ट देम ओवर द, ये जो इलेक्ट्रोड है उनके ऊपर उनका उल्टा कर दिया, उल्टा रख दिया। स्विच ऑन द करंट स्विच ऑन कर दिया। लीव द apparatus अनडिस्टर्ब्ड, कुछ टाइम के लिए apparatus को छोड़ दो ऐसे करंट ऑन करके। क्या ऑब्जर्व करेंगे? फॉर्मेशन ऑफ बबल्स, बबल्स बनेंगे एट बोथ द इलेक्ट्रोड्स, दोनों इलेक्ट्रोड्स पे, यहां भी बबल्स बने, यहां भी बबल्स बने। These bubbles displace water in the test tube, पानी को ये डिस्प्लेस कर देंगे, यानी गैस बन गई तो पानी नीचे आ गया। गैस इज ऑर्डर हाइड्रोजन, अब पानी का इलेक्ट्रोलिसिस हुआ, पानी का फॉर्मूला है H2O, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 गैसें बन गई, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है H2O, इससे पता चलता है इसमें H के साथ लगा हुआ है, यानी हाइड्रोजन डबल होगा। वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इज फाउंड टू बी डबल द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। अब यहां देखो, यहां ये जगह है खाली, यहां ये डबल है इससे जगह, इसका मतलब जहां डबल जगह है यहां कौन सी गैस आई? हाइड्रोजन, और यहां ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से डबल बनेगी। दिस प्रोसेस ऑफ डीकंपोजिशन ऑफ वाटर बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट पास करके हमने वाटर का डीकंपोजिशन किया है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। ये जो LYSIS, लाइसिस, इसका मतलब होता है तोड़ना, विघटन करना, यानी पानी का भी हमने विघटन कर दिया,
किससे? इलेक्ट्रिसिटी से, इसलिए इलेक्ट्रोलिसिस वर्ड है। इफ वी ब्रिंग बर्निंग कैंडल्स नियर द, जलती हुई कैंडल ले गई जाएंगे, वी विल ऑब्जर्व दैट द बर्निंग कैंडल विल कंटिन्यू बर्निंग इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में तो जलती रहेगी। टेस्ट ट्यूब व्हाइल इट विल डिस्टिंग्विश इन हाइड्रोजन, जहां टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन है जिसमें, वहां ये बुझ जाएगी, मेकिंग ए पॉपिंग साउंड, एक आवाज आएगी पॉप ऐसे। जहां भी ध्यान रखना, बहुत जगह ये आएगा, जहां भी पॉपिंग साउंड आएगी, पॉप की आवाज आएगी, पॉप, तो वहां हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन गैस भी जलती है तो वो तुरंत जल जाएगी, जलने के बाद बुझ जाएगी। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन बाय इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया है इसमें हमने। तो वाटर ऑन डीकंपोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी गिव्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस। तो व्हेन डीकंपोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके हुआ तो उसको क्या बोलेंगे हम? इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन या इलेक्ट्रिकल डीकंपोजिशन, ये भी कह सकते हैं। एक और एक्टिविटी है भाई, फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। अब लाइट का यूज करेंगे। टेक 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड इन चाइना डिश। चाइना डिश एक बर्तन होता है, लैब्स में यूज करते हैं, चीनी मिट्टी का बनता है। चाइना देश में जो मिट्टी होती है उससे बनता है, चाइना डिश बोलते हैं उसको। तो सिल्वर क्लोराइड लिया भाई, व्हाट इट्स कलर? व्हाइट कलर होगा इसका। प्लेस दिस चाइना डिश इन सनलाइट, कुछ नहीं करना, धूप में रख देना है। क्या देखेंगे बाद में हम? ऑब्जर्व द कलर ऑफ सिल्वर क्लोराइड आफ्टर सनलाइट। उस टाइम के बाद कलर देखें, इट इज ऑब्जर्व दैट व्हाइट क्रिस्टल ऑफ सिल्वर क्लोराइड, पहले व्हाइट था, इट विल टर्न ग्रे, बाद में ग्रे बन जाएगा। सिल्वर ग्रे रंग की होती है। दिस इज बिकॉज ऑफ सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट टू फॉर्म सिल्वर। सिल्वर क्लोराइड कैसा कलर था? व्हाइट, सिल्वर अलग हो गई, ये ग्रे कलर की हो गई, क्लोरीन अलग हो गई इसमें। तो ये भी क्या है? ये भी डीकंपोजिशन है। एक रिएक्टेंट था, 2 प्रोडक्ट बन गए। इसमें किसका यूज किया? लाइट का। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन बाय सनलाइट। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन। व्हेन अ डीकंपोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय यूजिंग ऑफ लाइट, इट इज फोटोलिसिस, जैसे वो इलेक्ट्रोलिसिस था, फोटोलिसिस या फोटो डीकंपोजिशन। तो 3 तरह की डीकंपोजिशन है। अच्छा ध्यान रखो, इनमें हमने क्या किया? या तो हीट अपनी तरफ से दी, या इलेक्ट्रिसिटी दी, या लाइट दी, यानी हमने एनर्जी दी, हीट की फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में। तो जिनमें पहली जो रिएक्शन की थी जिसमें हीट बाहर निकलती है वो एक्सोथर्मिक थी। इसमें हमने हीट अपनी तरफ से दिया, रिएक्टेंट को दिया, उसमें हीट जो प्रोडक्ट बने थे उनके साथ निकली थी। इसमें रिएक्टेंट को हमने हीट किया। तो जिनमें हीट का यूज करेंगे हम, यानी रिएक्टेंट हीट को लेंगे तब रिएक्शन होगी, तो वो एंडोथर्मिक है। तो कॉम्बिनेशन हो गया, एक्सोथर्मिक आ गया था इसी के साथ, डीकंपोजिशन हो गया। डीकंपोजिशन 3 टाइप का हो गया, थर्मल, इलेक्ट्रोलिसिस और फोटोलिटिक या फोटोलिसिस। और ये एंडोथर्मिक हो गया, जिसमें हीट का शुरू में ही यूज होगा। अब अगली जो रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट है, उससे पहले रिएक्टिविटी सीरीज पता होना चाहिए। ये 3rd चैप्टर में है मैकेनिक्स में। इसको याद करने के लिए थोड़ा सा एक ट्रिक है, वो लिख सकते हो। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, और इसको अपने लेने को याद कर लो, कौन है आगे। ये थोड़ा सा याद करने का तरीका है, क्योंकि वैसे तो लंगना में बड़ा मुश्किल होता है। काशी ए पोटाशियम, नाथ Na सोडियम, का Ca कैल्शियम, माली Mg। बस थोड़ा सा ध्यान रखना कि माली का मतलब क्या Mg है, बढ़िया बेस होते हैं। मैग्नीशियम, आलू, एल्यूमिनियम, एयर, तो इसको याद कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? जब शुरू में मेटल है वो ज्यादा रिएक्टिव है, जैसे जैसे नीचे जाएंगे वो कम रिएक्टिव होंगे। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव इसमें पोटाशियम, सोडियम ही है इस सीरीज में यहाँ पे, और सबसे कम कौन से हैं? सिल्वर और गोल्ड है, बाकी बीच में है। अब इसका यूज करेंगे हम कैसे, आगे देखते हैं। टू स्टडी डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आ गई, कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। टेक 2 आयरन एल्स एंड क्लीन देम विद सैंडपेपर। 2 आयरन की ले लेंगे, 2 या 3 ले लेंगे। टेक 2 टेस्ट ट्यूब, मार्क दिस A एंड B। 2 टेस्ट ट्यूब ले ली हमने भाई, एक को हमने A मार्क कर दिया, एक को B मार्क कर दिया।
टेक अबाउट 10 ml ऑफ डाइल्यूट कॉपर सल्फेट, दोनों में कॉपर सल्फेट ले लिया। टाई 1 आयरन नेल, इसमें दो बार इलेक्ट्रॉन लेना, आयरन टाई 2 आयरन नेल्स विद अ थ्रेड एंड इमर्ज इट केयरफुली इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब बी। बी जो टेस्ट ट्यूब है उसमें दो नेल्स हमने बांध के कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल 4 about 20 to 25 minutes, 20-25 मिनट आधा घंटा के लिए रख दिया इसको। कीप वन नेल असाइड, एक नेल अलग से रख दिया फॉर कंपैरिजन, बाद में तुलना करने के लिए। आफ्टर 20 to 25 मिनट्स टेक आउट द नेल, अब नेल बाहर निकाल ली हमने टेस्ट में से। अब क्या करते हैं, कंपेयर द टेस्ट ऑफ ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का कलर था ब्लू, ये ए थी टेस्ट ऑफ ब्लू, बी भी ब्लू थी, बाद में ये बी बन गई, इसका कलर ब्लू का चेंज हो गया। पहली तो बात इंटेंसिटी ऑफ ब्लू कलर यानी कलर फीड हो गया। कंपेयर द कलर ऑफ आयरन नेल्स, आयरन नेल ये थी, अब बाद में जो अलग रखी थी नेल वो तो ये है जैसी होती है, और जो नेल अंदर थी वो हो गई ऐसी ब्राउन। तो नेल का कलर जो अंदर थी कॉपर सल्फेट में ब्राउन हो गया, जो बाहर थी वैसी है, और कॉपर सल्फेट जो ब्लू कलर का था वो फेड हो गया कलर। ये दो चीजें आई इसमें चेंज। तो ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट फेड्स एंड बिकम्स वेरी लाइट। आयरन नेल that was suspended in copper sulfate solution becomes brownish in color, brown हो गई। क्यों हुआ ये? This is because iron has displaced or removed copper from copper sulfate। आयरन ने क्या किया, आयरन की किल्लत ये कॉपर सल्फेट में से कॉपर को रिमूव कर दिया, और कॉपर का कलर क्या था ब्राउन, वो कॉपर फिर नेल के ऊपर चढ़ गया, इसलिए नेल ब्राउन हो गई। तो क्या किया इसमें, किसने क्या किया, आयरन ने डिस्प्लेस कर दिया कॉपर को कॉपर सल्फेट से। तो ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट फेड्स, द डिस्प्लेस्ड कॉपर गैस डिपॉजिटेड ऑन द आयरन नेल गिविंग इट टू ब्राउनिश कलर। ये इसकी रिएक्शन हो गई। दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। क्यों डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, आयरन हैज डिस्प्लेस्ड और रिमूव्ड अदर एलिमेंट कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट, आयरन ने कॉपर को रिमूव कर दिया। अब कौन किसको रिमूव करेगा, इसके लिए रिएक्टिविटी सीरीज काम है। आयरन ये है, आयरन कॉपर ये है। आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, हमेशा ज्यादा रिएक्टिव मेटल कम रिएक्टिव को रिमूव करेगा, ध्यान रखना है। आयरन जो ऊपर है वो ज्यादा रिएक्टिव है, आयरन ऊपर है इसलिए ही उसने कॉपर को रिमूव किया, ध्यान रखना है। अगर मैं कहूं इक्वेशन को ऐसे लिखूं मैं, ये Cu प्लस FeSO4, क्या ये रिएक्शन होगी, नो रिएक्शन। क्यों, जो सेपरेट है, जो अकेला है, तुम्हें वो देखना है। यहां अकेला Fe था तो Fe ऊपर था, अब यहां अलग क्या है, कॉपर है, यहां सल्फेट किसका है, आयरन का। तो कॉपर और आयरन में कॉपर तो नीचे है आयरन से, तो नीचे वाला ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो ध्यान रखना है, कई बार इस तरह की भी क्वेश्चन दे देते हैं हमें कि व्हाट हैपेंस व्हेन कॉपर इज रिएक्टेड विद आयरन सल्फेट, तो नो रिएक्शन। क्यों, क्योंकि कॉपर आयरन से कम रिएक्टिव है, नीचे है। जो ज्यादा रिएक्टिव होगा, जो ऊपर होगा, आयरन ऊपर है तो वो कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है। ये ध्यान, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट का इसमें यूज है, एक्टिविटी 10 है एनसीईआरटी की बुक में। टेक अबाउट 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब, इन अनदर टेस्ट ट्यूब 3 ml ऑफ बेरियम क्लोराइड। एक टेस्ट ट्यूब में सोडियम सल्फेट ले लिया, एक में बेरियम क्लोराइड ले लिया, मिक्स कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया एक दूसरे में। तो क्या ऑब्जर्व करेंगे, ए व्हाइट सब्सटेंस व्हिच इज इनसॉल्युबल इज फॉर्म्ड, एक व्हाइट सब्सटेंस बनेगा। ये दिस insoluble substance is known as precipitate, ये भी precipitate है, and vice precipitate is due to the formation of insoluble barium sulfate, ये vice precipitate है, ऐसे भी precipitate बताया था मैंने। ये रिएक्शन हो गई। ये डबल डिस्प्लेसमेंट है, पहले भी कराई थी मैंने डबल डिस्प्लेसमेंट। क्यों, इसमें एक्सचेंज ऑफ आयन्स है, ये कैटायन है, अनायन है, ये कैटायन है, अनायन है। तो इसका अनायन इस कैटायन के साथ मिल गया, बेरियम सल्फेट बन गया, और इसमें जो एनायन थे वो इसके कैटायन के साथ मिल गए, सोडियम क्लोराइड में।
रिएक्शन विच प्रोड्यूस प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट भी बने तो प्रेसिपिटेशन भी है, दोनों है, डबल डिस्प्लेसमेंट भी होगी, एक्सचेंज ऑफ आयंस भी हो गया और साथ ही साथ प्रेसिपिटेट बने, इसलिए प्रेसिपिटेशन भी है। तो कॉम्बिनेशन हो गया, एक्सोथर्मिक हो गया, डीकम्पोजिशन हो गया तीनों टाइप की, फिर एंडोथर्मिक हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया, प्रेसिपिटेशन हो गया। अब तीन तरह की और है ऑक्सीडेशन, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड जरूर क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना है। इसी चैप्टर में एक और वीडियो आएगा, उसमें मैं सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन लूंगा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन लूंगा, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है पिछले सालों में हुए वो लेकर, और जो भी इंपॉर्टेंट लगेगा वो सारा इसकी एक्सरसाइज पे बेस्ड होगा। हीट ए चाइना डिश कंटेनिंग अबाउट 1 ग्राम ऑफ कॉपर पाउडर, कॉपर पाउडर लेकर चाइना डिश में गर्म करना है, उसको हीट करना है। क्या ऑब्जर्व करेंगे? It will be observed that brown surface of copper becomes coated with black copper oxide. कॉपर का ब्राउन होता है कलर, लेकिन बाद में क्या होगा, इसमें ब्लैक इस पे एक लेयर बन जाएगी कॉपर ऑक्साइड की। दिस इज बिकॉज कॉपर रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, कॉपर ऑक्साइड बनेगा। जहां भी गेन ऑफ ऑक्सीजन होगा वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, लेकिन केवल गेन ऑफ ऑक्सीजन ही नहीं है, और भी कुछ है भी आगे करना, तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई, गेन ऑफ ऑक्सीजन। If hydrogen gas is passed over this heated material, ये जो बना कॉपर ऑक्साइड है, इस पे दोबारा हमने हाइड्रोजन पास कर दी, हाइड्रोजन पास करने से हीट कर दिया इसको, फिर क्या होगा, ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस, जो ब्लैक बना था वो दोबारा ब्राउन हो गया, यानी रिएक्शन रिवर्स हो गई, दोबारा पहले वाली पोजीशन पे आ गई, कॉपर अलग हो गया। If a substance gains oxygen during a reaction, अगर रिएक्शन के दौरान किसी सब्सटेंस ने ऑक्सीजन गेन किया है तो क्या कहेंगे, इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड, कि वो ऑक्सीडाइज हो गया। इफ सब्सटेंस लूजेज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लूज करेगा तो वो रिड्यूस हो जाएगा। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन कॉपर ऑक्साइड इज लूजिंग ऑक्सीजन, कॉपर ऑक्साइड कॉपर बन गया, ऑक्सीजन इसमें से निकल गया, तो इसका मतलब ये रिड्यूस हो गया। हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन मिल गई, तो इसका मतलब हाइड्रोजन क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। जिसमें ऑक्सीजन मिलेगा ऑक्सीडाइज हो गया, जिसमें से ऑक्सीजन निकल गया रिड्यूस हो गया। इन अदर वर्ड्स वन रिएक्टेंट गैस ऑक्सीडाइज, एक का ऑक्सीडेशन हुआ इसमें, दूसरे का रिडक्शन हुआ, तो ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो गया, देखो H2O में हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो गया, H2O बन गया, ऑक्सीजन का ऐड होना क्या है, ऑक्सीडेशन हो गया। CuO में से O निकल गया, ऑक्सीजन कम हो गया, रिमूवल हो गया ऑक्सीजन का, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो, रिडक्शन भी हो, तो रिडक्शन में से ReD ले लिया, ऑक्सीडेशन में से OX ले लिया, तो इनको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है, जिसमें रिडक्शन भी हो, ऑक्सीडेशन भी हो, और इन दोनों से ही इन वर्ड से मिलके ही नाम बना इसका, रिडॉक्स। तो ऑक्सीडेशन भी हो गई, रिडक्शन भी हो गई, रिडॉक्स भी, सारी जो है इक्वेशंस आ गई हमारे। तो इसमें ध्यान रखना है, CuO से Cu बना तो क्या हो गया, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या हो गया, रिडक्शन। H2 में O जुड़ गया, गेन ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ये कुछ और एग्जांपल है। ये रिएक्शन कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड टू, कार्बन से क्या बन गया, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन ऐड हो गया तो ऑक्सीडेशन हो गया। ZnO इज रिड्यूस्ड, ZnO में से O रिमूव हो गया तो क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। नेक्स्ट में HCl इज ऑक्सीडाइज्ड, HCl में से हाइड्रोजन रिमूव हो गया, हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का गेन होना या हाइड्रोजन का रिमूव होना वो ऑक्सीडेशन है। MnO2 इज रिड्यूस्ड, MnO2 से ये आ गया तो इसमें से ऑक्सीजन निकल गया, ऑक्सीजन रिमूव हो गया तो रिड्यूस हो गया। फ्रॉम द अबव एग्जांपल्स वी कैन से दैट इफ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन गेन करेगा या हाइड्रोजन लूज करेगा तो क्या हो जाएगा, वो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और अगर ऑक्सीजन लूज करेगा हाइड्रोजन गेन करेगा तो वो रिडक्शन हो जाएगा। अब एक और ध्यान रखना है, कई बार आ जाता है एग्जाम में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है या रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। अब इसमें CuO का Cu बना, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ, तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ तो क्या हुआ, इसमें रिडक्शन हुआ, जिसमें रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ध्यान रखना। H2 का H2O बना,
गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ तो क्या ऑक्सीडेशन हुआ, जिसमें ऑक्सीडेशन हुआ वो रिड्यूसिंग एजेंट है, जिसमें रिडक्शन हुआ वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसमें ऑक्सीडेशन हुआ वो रिड्यूसिंग, ये ध्यान। ये एक्चुअली इसकी डेफिनेशन जानना नहीं है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है, जो अलग वीडियो है उसमें भी यही है, केमिकल रिएक्शन इन विच देयर इज गेन ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो भी ऑक्सीडेशन। ये गेन ऑफ ऑक्सीजन का एग्जांपल है, ये लॉस ऑफ हाइड्रोजन का एग्जांपल है, H2S में से हाइड्रोजन रिमूव होकर एक S बन गया, और ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। देखो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, Zn में से अगर इलेक्ट्रॉन लूज होंगे तो क्या जाएगा Zn2+, यही माइनस का हम राइट साइड में लिखेंगे तो प्लस बन जाएगा, तो राइट साइड में प्लस लिखने का मतलब लेफ्ट साइड में माइनस लिखना, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। रिडक्शन इसका उल्टा है भाई, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ऐसी रिएक्शन जिसमें दोनों हो वो रिडॉक्स। और लास्ट टॉपिक है इसका कोरोजन और रेंसिडिटी। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट आयरन आर्टिकल इज शाइनी एंड न्यू, लोहे की चीज कोई भी है नई होती है तो बढ़िया होगी, शाइनी होगी, बट गेट्स कोटेड विद ए रेडिश ब्राउन पाउडर व्हेन लेफ्ट फॉर सम टाइम। शुरू में भी आया था क्वेश्चन, कुछ टाइम के बाद उसको रेडिश ब्राउन परत जम जाएगी, इसको बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। सम अदर मेटल्स आल्सो गेट टार्निश, दूसरे मेटल्स भी ऐसे होते हैं चमक कम हो सकती है। हैव यू नोटिस द कलर ऑफ द कोटिंग फाउंड ऑन कॉपर, कॉपर पे कैसे कलर बन जाती है, या सिल्वर पे कैसे कलर बन जाती है। व्हेन ए मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंसेस अराउंड इट, जब मेटल के आसपास क्या नमी है हवा में, ठीक है जी, या कोई एसिड पड़ गया उससे उसमें कुछ चेंज आ जाएगा तो इसको हम कहेंगे कि सेट टू करोड, और इस प्रोसेस को बोलते हैं करोजन, संक्षारण होना। ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, सिल्वर को अगर छोड़ देंगे तो उस पर ब्लैक कोटिंग आ जाएगी, अगर कॉपर के ऊपर ग्रीन कोटिंग आ जाएगी हमेशा। ये क्या है, ये भी क्रोजन के ही एग्जांपल है। क्रोजन कॉजिंग डैमेज टू, इससे कार की बॉडीज, ब्रिज है, पुल है, आयरन रेलिंग्स है, शिप है, बहुत सी चीजें जो है खराब हो जाती है, खासकर आयरन की बनी हुई। Corrosion of iron is a serious problem. Every year, enormous amount of money is spent to replace damage. हर साल पता नहीं कितना पैसा खर्च होता है जो आयरन खराब हो गया उसको बदलने के लिए। Rancidity क्या है? Have you ever tasted or smelled the fat oil containing food materials? कोई ऐसा भोजन जिसमें फैट हो, तेल हो, कुछ एक दो दिन बीत गए, खराब हो गया, टेस्ट किया तो क्या हुआ उसके टेस्ट में? When fat and oils are oxidized, वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और रैंसिड हो जाएंगे। रैंसिड का मतलब उनमें स्मेल चेंज हो जाएगी, विकृत गंधिता बोलते हैं हिंदी में इसको, यानी उसकी गंध विकृत हो जाए। Their smell and taste change. Usually substances which prevent oxidation, आमतौर पे कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो ऑक्सीडेशन को रोक देती हैं, हम एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं। They are added to foods containing fats. तो ऐसे भोजन जिसमें फैट है, ऑयल है, उसको ज्यादा समय तक सही रखने के लिए कुछ एंटीऑक्सीडेंट मिला देते हैं, जैसे चिप्स के पैकेट है। कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर में रखना चाहिए हमें, ऑक्सीडेशन उससे कम हो जाएगा। डू यू नो दैट चिप्स मैन्युफैक्चर यूजुअली फ्लश बैग्स ऑफ चिप्स विद गैस विद नाइट्रोजन एज नाइट्रोजन। चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन भरते हैं, नाइट्रोजन एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, ऑक्सीडेशन को कम करती है, वो खाना हमारा ठीक रह सकता है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर का सारे के सारे क्वेश्चन आएंगे, एनसीईआरटी के, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के, प्रीवियस ईयर्स के जो बोर्ड में आए हुए हैं, या और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू।